नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज़ क्लासेस पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मित्रों, यह हमारी वैदिक संस्कृति पर तीसरी वीडियो तथा भारतीय इतिहास पर 5वीं वीडियो है। अब तक हमने वैदिक साहित्य जैसे वेदों, वेदांगों व अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में जाना है। आज हम जानेंगे कि ऋग वैदिक काल की भौगोलिक विस्तार के बारे में, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में। आपसे अनुरोध है कि आप वैदिक संस्कृति भाग 1 और 2 अवश्य देखें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना विषय। ऋग वैदिक काल के दौरान इसका विस्तार कहाँ तक था, भौगोलिक विस्तार के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जाना है कि ऋग वैदिक लोगों को हम आर्य भी कहते थे। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आर्यों का आगमन कुछ 1500 ईसा पूर्व हुआ, क्योंकि उनके आगमन का कोई ठोस प्रमाण पुरातात्विक विभाग को नहीं मिला है। कुछ प्राप्त हथियारों से ऐसा प्राप्त होता है कि ये पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था। इनके मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, पर अधिकांश विद्वान मैक्स म्यूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। इनमें से कुछ विद्वानों के मत आप स्क्रीन पर इस टाइम देख रहे हैं। तो ये उनके अलग अलग विचार थे। तो आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। अब आइए जानते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में कि ऋग वैदिक काल के दौरान वहाँ की राजनीतिक स्थिति उस समय की कैसी थी। तो दोस्तों, ऋग वैदिक प्रशासन मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। यह पितृसत्तात्मक थे और इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। ठीक है, इस पल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। अनुवांशिक आपको पता है कि मतलब जैसे पीढ़ियों को मिलता, आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको ये पद मिलता चला जाएगा। लेकिन फिर भी राजा का चुनाव समिति करती थी। राजा या प्रधान के पास असीमित अधिकार नहीं थे, मतलब उसके पास अधिकार थे लेकिन इतने अधिकार नहीं थे कि वो मनमर्जी कर सके। तो ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले थे, जिसके कारण इन्हें पंचजन्य भी कहा गया है। तो दोस्तों, क्या कहा गया इनको पंचजन्य? क्यों? क्योंकि इनके 5 कबीले हुआ करते थे, जैसे अनु, दुह्य, पुरु, तुर्वस और युद्री। क्या क्या? अनु, दुह्य, पुरु, तुर्वस और युद्री। इस काल में ग्राम, विश, जन यह उच्चतम इकाइयाँ थी। कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनता था और जो ग्राम का हेड होता था उसको हम ग्रामणी कहते थे, और कई ग्रामों से मिलकर विश बनता था और जिसके हेड को हम विशपति कहते थे, तथा कई विशों से जन का निर्माण होता था और जन के अधिपति को जनपति या राजा कहते थे। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का उपयोग यहाँ पर हुआ है इस काल में। और इस काल में पुरोहित का पद वंशानुगत होता था, मतलब अगर मेरे पिताजी वहाँ पे पुरोहित थे तो उनका बच्चा पुरोहित होगा, तो ऐसे ही ये वंशानुगत था। और इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं बल्कि युद्ध का स्वामी होता था। ठीक है, मतलब ऐसे राजा है तो सारी भूमियाँ उसकी हो गई। तो ऐसे ही इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं बल्कि युद्ध का स्वामी होता था। ऋग्वेद में वर्णित शब्द शर्ध, व्रात तथा गण सैनिक इकाइयाँ थी। दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन हैं शब्द को लेके, ये आपके किसी भी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं कि ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में इस शब्द का क्या अर्थ हुआ करता था। तो ऋग वैदिक काल में वर्णित शब्द शर्ध, व्रात तथा गण सैनिक इकाइयाँ थी। सभा, समिति, विदर्भ तथा गण ये सब विचारात्मक, सैनिक तथा धार्मिक कार्य देखते थे। सभा, समिति, विदर्भ तथा गण ये सब विचारात्मक, सैनिक तथा धार्मिक कार्य देखते थे, मतलब काम बटे थे। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आपके जो सैनिक इकाइयाँ शर्द, व्रात और गण हैं, ये सैनिक इकाइयाँ थी। तो ऐसे ही सभा, समिति और विदर्भ हो गए, फिर इनका काम क्या हो गया, विचारात्मक या धार्मिक कार्य देखना हो गया। तो ये सब लोग इन कामों को करते थे, काम बटा हुआ था इस काल में। इस काल में महिलाएं भी सभा एवं विदर्भ में भाग लेती थी। ठीक है, महिलाएं भी विदर्भ में भाग लेती थी। तो दोस्तों, भरत और त्रित्सु दोनों ही आर्यों के शासक वंश के थे और पुरोहित वशिष्ठ इन दोनों के संपर्क में थे।
तो आर्यों के वंश से भरत और त्रितसु की बात हो रही है। और इसी काल में 10 राजाओं का फेमस युद्ध, जिसको हम दाशराज्य या दाशराज युद्ध भी कहते हैं, कहा गया है, हुआ था। ये इसी काल में हुआ था, जिसमें भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदासु विजयी हुए। बाद में इन दोनों में मित्रता हो गई और जिससे एक नया कुल बना जिसका नाम कुरुब हो गया। ठीक है, तो ऋग्वेद में आए शब्द मध्यमर्षि से ज्ञात होता है कि यहाँ फैसले पंच निर्णय से लिए जाते थे। ठीक है दोस्तों, मध्यमर्षि एक ऐसा शब्द है जिससे यह प्रतीत होता है कि उस टाइम पे जो निर्णय लिए जाते थे ये पंच निर्णय से हुए थे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले इंडिया में अभी तक चला आ रहा था कि पंच परमेश्वर होता था, वो फैसला सुनाता था। तो उग्र तथा जीवग्रीव पुलिस अधिकारी थे। क्या क्या जो 2 शब्द हैं पुलिस अधिकारी के लिए, उग्र तथा जीवग्रीव, ये पुलिस अधिकारी थे। और न्यायाधीश को प्रश्न विमाक कहा जाता था। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रश्न विमाक। नेक्स्ट, ऋग्वेद में राजा की सहायता के लिए राजा समेत कुल 12 रत्नी हुआ करते थे। ठीक है, राजा समेत कुल 12 रत्नी हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहला पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता हुआ करता था। सेनानी, सेना का प्रमुख होता था। ग्रामणी, ग्राम का सैनिक अधिकारी या प्रधान। महिषी, राजा की पत्नी। सुत, राजा का सारथी। क्षति, प्रतिहार। संग्रहित, कोषाध्यक्ष होता था। और आपका भगदुद, ये क्या करता था, कर यानी टैक्स कलेक्ट करता था। और उसके बाद में अक्षवाप, लेखाधिकारी हुआ करता था। और गोवीकृत, वन का अधिकारी हुआ करता था। और पालागल, राजा का मित्र हुआ करता था। तो ये दोस्तों 11 ये और एक राजा स्वयं 12 मिलकर रत्नी हुआ करते थे उस काल में। इसके अलावा पुरप किले का पति होता था। पुरप एक ऐसा वर्ड है जो आज फोर्ट हम जैसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, तो फोर्ट का जो हेड होता था उसे क्या बोलते थे, पुरप। ठीक है, किले का पति। और जो स्पर्श होता था उसको क्या बोलते थे, गुप्तचर। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गुप्तचर को उस टाइम स्पर्श बोला जाता था। और दूत का काम उस टाइम क्या था, सूचना पहुंचाना था। वाज्रपति कौन हुआ करता था, वाज्रपति वो हुआ करता था जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर दोस्तों क्या है शब्द पता है, गोचर मतलब गाय के चरने योग्य भूमि। तो गोचर भूमि का अधिकारी जो होता था वो वाज्रपति होता था। और जो कुलप आपको बताया जैसे परिवार का मुखिया हुआ करता था। ऋग्वेद में मंत्रियों तथा मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाए अगर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में मंत्रियों तथा मंत्री परिषद का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। अब आइए जानते हैं ऋग्वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में। दोस्तों ये ऋग्वैदिक काल जो था वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, परिवार संयुक्त हुआ करते थे, मतलब सब एक साथ रहा करते थे। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था, जैसे पहले बताया अभी मैंने, आप बताइए, वह कुलप कहलाता था। इस समय का समाज भले ही पितृसत्तात्मक था, पर नारी को मातृक रूप में पर्याप्त सम्मान मिलता था। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता था। ठीक है, अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख रूप से भाग लेती थी उनकी पत्नियां। ठीक है, तो पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख रूप से भाग लेती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद के किस भाग में हमें वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, कितने वर्ण थे उस टाइम, तो वो 10वें मंडल में है, जिसमें 4 प्रमुख वर्ण है जिसके बारे में आप स्वयं जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये सब व्यवसाय चयन के आधार पर थे। इस काल में परिवार की संपन्नता परिवार की वृहदता पर निर्भर करती थी। मतलब एक साथ रहने वाला परिवार, बड़ा परिवार संपन्न कहलाता था। इस काल के प्रमुख ऋषि कौन कौन से हैं, गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। इन लोगों ने ऋग्वेद के 2, 3, 4, 5वें और 6, 7वें मंडल की रचना की है। ठीक है, 2 से लेकर 7वें तक की। 8वां और 9वां मंडल कण्वों और आंगिरस वंश को समर्पित है। इन लोगों ने इसमें योगदान दिया था। ऋग्वेद के पहले मंडल के 50 सूक्त कण्व वंश के ऋषियों ने निर्मित किया था। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए कि जो पहला मंडल था ये
इसमें 50 सूक्त जो हैं ये कण्व वंश ने ऐड किया है ऋषियों ने। इस वेद का 9वां खंड जो है सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इस वेद का 9वां खंड जो है वो सोम देवता को समर्पित है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चेक कर लेते हैं, आपने कितना समझा है। इनका समाज कैसा था, मतलब ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था? उत्तर पितृ सत्तात्मक। नंबर 2, उग्र तथा जीव ग्रीव कौन थे? ये लोग पुलिस अधिकारी थे। 12 रत्नी का क्या आशय है? राजा समेत 12 लोग जो राजा की मदद के लिए होते थे उनको हम 12 रत्नी कहते थे। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है? आई होप आपको पता है, 10वें मंडल में। स्पर्श का क्या काम होता था? हमने डिस्कस किया था, ये गुप्तचर होते थे। तो दोस्तों आज के भाग में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल में शिक्षा, विवाह और आर्थिक व धार्मिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आपके पास अगर कोई सुझाव है, क्वेरी है, तो आप मेरे पर्सनल ईमेल आईडी gyaneshwar01@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टेंट अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें।